Hi, I am Chayan Goswami. Today we will discuss about reactions of carbonyl compound. So by carbonyl compound we mean aldehyde and ketone. This is an aldehyde and this is a ketone. For aldehyde by means this is called carbonyl carbon, and if the carbonyl carbon is attached to at least one hydrogen, then this carbonyl compound will be called aldehyde, and this will be called ketone. Now we can divide the reaction of carbonyl compound majority into two categories. One is nucleophilic addition reaction and another is reaction due to alpha hydrogen atom. First, we will discuss about the nucleophilic addition reaction. Here we have an aldehyde. So now we can have a resonating structure look like this. Now this carbon is sp2 hybridized and here the bond angle is 120 degree. Here the bond angle is also 120 degree. Now if a nucleophile attacks the carbonyl center, कुछ ऐसे अटैक करेगा, R H डबल बॉन्ड O, ये सपोज हमारा न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक कर रहा है, तो ये डबल बॉन्ड खुलेगा और ये लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के पास आएगा, तो हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखेगा, RH O माइनस NU. अब ये जो sp2 कार्बन था, कार्बोनिल कार्बन, वो sp2 से sp3 बन चुका है. ये बॉन्ड एंगल था 120 डिग्री और ये बॉन्ड एंगल अब है 109 डिग्री, करीबन 109 डिग्री के करीबन है. अब हमारे पास अगर एक एल्डिहाइड हो और एक कीटोन हो और वहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करता है, तो कीटोन के लिए ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा. अब यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है. नाउ विच विल रिएक्ट फास्ट, एल्डिहाइड और कीटोन? We will discuss this on the basis of two factors. One is electronic and another is steric. Now, if we thought of the electronic factor, here this is the carbonyl carbon, and for aldehyde there is only one electron donating, means plus I effect showing alkyl group or aryl group are present. And for for ketones there are two electron donating groups. So यहाँ पे ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, मतलब कीटोन जो है, उसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज कर जाता है और इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज करने की वजह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने का प्रोबेबिलिटी एल्डिहाइड से कम जाता है. सो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर सजेस्ट करता है कि एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा कीटोन से. अब स्टेरिक फैक्टर देखते हैं. यहाँ पे sp2 सेंटर था, यहाँ पे sp3 टेट्राहेड्रल सेंटर बन चुका है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज कर रहा है. अब एल्डिहाइड के पास एक हाइड्रोजन है, लेकिन कीटोन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, बड़े बड़े बल्की ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पे स्टेरिक इंटरेक्शन ज़्यादा होगा. तो स्टेरिक फैक्टर बोल रहा है कि यहाँ पे एल्डिहाइड ही ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा.
So both steric and electronic factor electronic factor and steric factor says that aldehyde will be much more reactive than that of ketone. Now let us see the stereochemical factors. अब ये रहा हमारा बोर्ड का प्लेन और यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं हमारा कार्बोनिल कंपाउंड और ये रहा न्यूक्लियोफाइल। अब इस न्यूक्लियोफाइल के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो नीचे से भी अटैक कर सकता है या फिर वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है। ये ए पैथ बोलते हैं, ये बी बोलते हैं। तो जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो कुछ ऐसे दिखेंगे। अगर ए पैथ से प्रोडक्ट बनता है तो न्यूक्लियोफाइल जाएगा ऊपर और OH जाएगा, O- जाएगा नीचे। ये रहा न्यूक्लियोफाइल, ये रहा R, ये रहा H। अगर बी पैथ से अटैक होता है तो इसका उल्टा प्रोडक्ट बनेगा। और ये ए और बी पैथ, इन दोनों पैथ से अटैक करने का प्रोबेबिलिटी इक्वल है। मतलब हम अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास दो एनेंशियोमर जनरेट करेंगे इक्वल क्वांटिटी में। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे वाटर एडिशन का। एडिशन ऑफ वाटर। सपोज ये एक एल्डिहाइड हमने लिया है और यहाँ पे वाटर अटैक कर रहा है। सो वाटर के पास दो लोन पेयर है, एक लोन पेयर से ये अटैक करेगा, ये बॉन्ड खुलेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, RO- H NO। यहाँ NO, यहाँ पे OH, H न्यूक्लियोफाइल, यहाँ वाटर था। अब ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये बनेगा प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है, ये जेम डाइऑल है। ये वाटर एलिमिनेट करेगा करके फिर से जो एल्डिहाइड हमने लिया था उसी को बना देगा। मतलब कोई रिएक्शन यहाँ हुआ ही नहीं। लेकिन हर एल्डिहाइड के लिए ऐसा नहीं होता है। कुछ एल्डिहाइड है जो स्टेबल जेम डाइऑल फॉर्म कर सकते हैं, कुछ कीटोन्स भी हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, क्लोराल। क्लोराल कुछ ऐसा दिखता है। अगर हम क्लोराल में वाटर एडिशन करवाते हैं so the product will look like this। दिस इज अ स्टेबल जेम डाइऑल क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, नीनहाइड्रीन। नीनहाइड्रीन का स्ट्रक्चर होता है ऐसे। अब यहाँ पे 3 कार्बोनिल सेंटर्स हैं। इसको बोलते हैं 1, इसको 2, इसको 3। अब कौन से कार्बोनिल सेंटर में वाटर अटैक करेगा? अब देखा जाए तो 1 और 3 एक ही एनवायरनमेंट पे, मतलब 1 पे अटैक करने का प्रोबेबिलिटी जितना है 3 पे अटैक करने का प्रोबेबिलिटी उतना है, लेकिन 2 डिफरेंट एनवायरनमेंट पे। अब पहले 1 पे देखते हैं। अगर 1 पे हम लोग देखें तो ये 1 वाला जो कार्बोनिल है वो ऐसे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है।
और ये ऐसे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो यहाँ पे इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी ही डिक्रीज कर जाता है। और सिमिलरली ये 3 वाले कार्बोनिल में भी सेम होगा, लेकिन ये 2 वाला जो कार्बोनिल है वो 2 इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल से अटैच्ड है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट शो कर रहा है, -I इफेक्ट शो कर रहा है, और ये कार्बन और भी ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बन चुका है। अब यहाँ पे वाटर का अटैक करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो हम लोगों का कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे अटैक करवा भी दें तो देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड ही पॉसिबल है। सो यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट भी ज़्यादा स्टेबल है और यहाँ पे अटैक करने का प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। सो यही वाला हाइड्रेट बनेगा, और ये भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से स्टेबल जेम डाइऑल बना सकते हैं। अब जैसे वाटर एडिशन हुआ ऐसे ही अल्कोहल एडिशन हो सकता है, हाइड्रोजन एडिशन कर सकता है। अब हम दूसरे क्लास का एक और रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कुछ मैंडेटरी क्राइटेरिया है। ये रिएक्शन होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो जो कार्बोनिल हमारे पास प्रेजेंट है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है। दूसरा, हमें एक बेस की ज़रूरत होगा, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। और तीसरा है हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो है एल्डोल और बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। अब बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल जो है, इस बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल को हीट करेंगे तो वाटर एलिमिनेशन होगा और हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल बनेगा। देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा कार्बन है, तो इसको हम लोग एक बेस देते हैं। जनरली इन्हें OH देंगे हम। तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे एक कार्बन आयन बनेगा। अब ये कार्बन आयन स्टेबल हो सकता है बाय शोइंग रेजोनेंस। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल होगा। अब यहाँ पे हम एक और मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड ऐड करते हैं। मीडियम में ही है, ऐड करने की अलग से ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से ये कार्बन अटैक करेगा इस कार्बोनिल सेंटर पे। ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा दिखेगा। फाइनल प्रोडक्ट के लिए हम लोग वर्कअप करेंगे और वर्कअप के बाद प्रोडक्ट बनेगा ऐसा। और इसको अगर हीट करेंगे तो फिर यहाँ से वाटर एलिमिनेशन होगा और प्रोडक्ट दिखेगा ऐसा। यहाँ हम देखेंगे कि ये अल्फा पोजीशन है इस कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में, ये बीटा, और बीटा में OH है। तो यहाँ इसे हम कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल और एल्डोल। एल्डोल को हीट किया तो यहाँ ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन गया।
अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन। हम पहले वही एसिटाल्डिहाइड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड देते हैं और तब हमारा जो कार्बन आयन बनेगा वो बनेगा ये पहले ही जैसा एकदम। और यहाँ पे हम जो सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिल ऐड करेंगे वो अब फॉर्मैल्डिहाइड होगा, एसिटाल्डिहाइड नहीं। मतलब दो अलग अलग एल्डिहाइड का हम लोग कॉन्डेंसेशन करवा रहे हैं। तो ये यहाँ पे आएगा, अटैक करेगा और ये चला जाएगा। तो प्रोडक्ट दिखेगा कुछ ऐसा, वर्कअप के बाद ही लिखता हूँ। तो प्रोडक्ट दिखेगा यहाँ पे OH, यहाँ पे O, यहाँ पे H, यहाँ पे और भी दो हाइड्रोजन है तो इन्हें भी एब्स्ट्रैक्ट किया जा सकता है। और यहाँ पे अगर दो मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मैल्डिहाइड और दिया जाए तो वो दोनों हाइड्रोजन भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ये बनेगा हमारा प्रोडक्ट। अब ये रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं होगा, हमारे पास एक्सेस ऑफ फॉर्मैल्डिहाइड और NaOH है। सो ये एक्सेस ऑफ फॉर्मैल्डिहाइड और NaOH यहाँ पे कैनिज़ारो रिएक्शन करेंगे इस मॉलिक्यूल के साथ। कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए हमें कुछ मैंडेटरी क्राइटेरिया चाहिए। जैसे ये जो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन रहेगा तो उसे हम अल्फा पोजीशन में कार्बन कहेंगे। तो यहाँ पे कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन का एब्सेंस होना ज़रूरी है। अब हमारे पास जो दोनों कार्बोनिल है दोनों के पास अब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फॉर्मैल्डिहाइड के पास तो है ही नहीं। और यहाँ पे तीन जो हाइड्रोजन थे वो एब्स्ट्रैक्ट हो चुके हैं, एल्डोल में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे भी कोई अल्फा हाइड्रोजन अब है नहीं, तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन करेगा। कैनिज़ारो रिएक्शन में फॉर्मैल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड पे कन्वर्ट होगा और ये जो मॉलिक्यूल है ये बनाएगा ये कंपाउंड, इसे हम लोग कहते हैं एरिथ्रिटॉल। और फॉर्मैल्डिहाइड फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। अब तक हम लोग जो एल्डोल कंडेंसेशन देख रहे थे वहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री का उतना इम्पोर्टेंट कोई बात नहीं था, लेकिन अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमने जो एल्डिहाइड लिया वो ये है, प्रोपानैल है। तो यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन है, हम लोग बेस देते हैं, सपोज LDA देते हैं। तो हमारा जो कार्बन आयन बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब इस कार्बन आयन पे हम लोग एक और कार्बोनिल कंपाउंड ऐड करते हैं, सपोज ये ROH ऐड करते हैं। तो ये कार्बन आयन यहाँ पे ऐड करेगा। इसका एनोलेट फॉर्म हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो ये अगर हम देखते हैं तो फिर यहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पे दो स्टीरियो सेंटर्स हैं, दो काइरल सेंटर्स। अब ये रिएक्शन एक डायस्टोनोमरिक ट्रांजिशन स्टेट से पास करता है। तो यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। सपोज कि ये R बनता है, सपोज ये काइरल सेंटर 1 है, ये 2 है, तो 1 2 लिखते हैं। ये R है तो 2 भी R हो सकता है। सपोज
ये R और R है तो इसका मिरर इमेज भी इक्वल प्रोबेबिलिटी से बनेगा, मतलब S और S भी बनेगा। सपोज एक R है एक S है तो इसका भी मिरर इमेज बनेगा, तो ये S होगा ये R। तो 4 पॉसिबल प्रोडक्ट। अब इन 4 पॉसिबल प्रोडक्ट में कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा कौन सा माइनर होगा। सपोज एक प्रोडक्ट बनता है ऐसा, और एक प्रोडक्ट बनता है ऐसा। तो इसका और एक एनेंशियोमर बनेगा, इसका और एक एनेंशियोमर बनेगा, मतलब 4 प्रोडक्ट है। तो ये है सिन और ये है एंटी प्रोडक्ट। अब सिन प्रोडक्ट बनेगा या एंटी प्रोडक्ट बनेगा ये डिपेंड करता है एनोलेट के जियोमेट्री के ऊपर। एनोलेट जियोमेट्री यहाँ 2 तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है ई, क्योंकि हमने एलडीए दिया था, यहाँ पे लिथियम है Li+ है तो हम लोग वो Li लिख रहे हैं। तो एक हो सकता है एक ऐसा और एक हो सकता है ऐसा एनोलेट। सो इसका प्रायोरिटी 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है और यहाँ पे इसका 1 है। तो ये है ई एनोलेट और ये है जेड एनोलेट। अब ई एनोलेट अगर ज़्यादा बनता है तो सिन मेजर होगा, ई से बनेगा सिन और जेड एनोलेट से बनेगा ई से बनेगा एंटी और जेड से बनेगा सिन। ताले ई एनोलेट से एंटी और जेड एनोलेट से बनता है सिन। अब देखते हैं कि जेड एनोलेट से क्यों सिन बनता है, ई एनोलेट से क्यों एंटी बनता है। इसके लिए इस रिएक्शन में कौन सा ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व है और ट्रांजिशन स्टेट में कैसा स्ट्रक्चर आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोगों का ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए जिमरमैन ट्रैक्सलर मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा जिमरमैन ट्रैक्सलर मॉडल। अब जिमरमैन ट्रैक्सलर मॉडल की हम लोग बात करें तो सपोज ये है हमारा ई एनोलेट और ये है हमारा कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पे ये जो मेटल है इस मेटल के साथ इसका कोऑर्डिनेशन होगा, ये रिवर्ट बैक करेगा। अब यहाँ पे एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। देखते हैं 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट कैसा बनता है। सो यहाँ पे O लिखते हैं, यहाँ पे R लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं H। ये मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है और ये मेटल इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है। मेटल के जगह हम लोग Li ही लिखते हैं। तो ये लिथियम इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है। अब ये ऑक्सीजन और ये कार्बन का सिंगल बॉन्ड, उसके बाद ये डबल बॉन्ड। अब हम लोग ई एनोलेट का बात कर रहे हैं तो ये नीचे की तरफ है तो CH3 ऊपर की तरफ रहेगा और नीचे की तरफ रहेगा H। यहाँ पे एक H है, वो H हम लोग दिखा रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब ये यहाँ से रिवर्ट बैक करेगा और ये यहाँ पे जाके अटैक करेगा। तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, प्रोडक्ट ऐसा बनेगा O Li अब ऐसा होगा, ये R ऊपर और यहाँ पे ये CH3 ऊपर, C डबल बॉन्ड O H ऐसा। अब इसे हम लोग जिगजैग फॉर्म में लिखते हैं। तो ये रहा हमारे ये कार्बोनिल सेंटर, यहाँ पे H है, यहाँ पे हम लोग ये CH3 ऊपर है, ऊपर लगाते हैं CH3 और यहाँ पे ये O Li नीचे की तरफ है तो
इसको हम लोग नीचे की तरफ दिखाते हैं और यहाँ पे ये R। अब ये है प्रोडक्ट, मतलब ये और ये ग्रुप एंटी पोजिशंस पे है। सो यहाँ से E से जैसे एंटी बन रहा है वैसे ही Z से सिस बनेगा। कुछ नहीं, Z में सिर्फ यहाँ पे CH3 के बदले यहाँ पे H होगा, यहाँ पे CH3 होगा, और यहाँ CH3 नहीं, यहाँ पे H होगा और यहाँ पे CH3 होगा। तो ये दोनों नीचे की तरफ है, तो यहाँ से बनेगा Z से सिन बनेगा और यहाँ E से एंटी प्रोडक्ट बन रहा है। दैट्स ऑल।